नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। फर्स्ट चैप्टर है ये और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 11th के हिस्ट्री चैप्टर 1 इतिहास का पहला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। नाम है इसका लेखन कला और शहरी जीवन। लिखने की जो प्रक्रिया थी वो कैसे शुरू हुआ और शहर के अंदर जो जीवन जिया जा रहा था, जो अर्बन लाइफ था वो कैसा था, इसके बारे में हम शुरुआत से बात करेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। मेसोपोटामिया जो है वह यूनानी शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो है मेसोस यानी कि मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच का भाग, और दूसरा है पोटामोस यानी नदी से मिलकर बना है। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया जो है वो दो यूनानी शब्द मेसोस और पेटोमस से मिलकर बना है और इसका मतलब होता है पानी के बीच का जगह, जो नदियां होती है ना उसके बीच का जगह। मेसोपोटामिया जो है वो दजला और फरात ये दो नदियों का नाम है। इन नदियों के बीच के जो बीच का जगह था, जो मध्य का जगह था, इसके उपजाऊ जो जगह थे इसी को इंगित करता है। क्योंकि मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी ना, ये दजला और फरात नदी के बीच में जो जमीन हुआ करता था ये बड़ा ही उपजाऊ हुआ करता था। इस पे खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। यहीं पे ये मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो बसा हुआ था, इसीलिए इसे हम कहते हैं बीच का, नदी के बीच का जगह। जो नदी का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा, दजला और फरात यही दो नदी हैं और इन्हीं के बीच के जगह में मेसोपोटामिया सभ्यता बसता था। अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया के बारे में। तो देखिए, दजला और फरात नदी के बीच में स्थित यह प्रदेश आज के समय में, वर्तमान समय की अगर हम बात कर ले, इराक देश के अंदर पाया जाता है। मतलब अभी के वर्तमान समय में जो इराक देश है उसका हिस्सा है दजला और फरात के बीच का यह मेसोपोटामिया। शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता से हुई थी। यदि हम शहरी जीवन की बात कर लें तो शहरी जीवन मतलब सिटी के अंदर अर्बन लाइफ जो है वो मेसोपोटामिया के सभ्यता से ही शुरू हुआ था। जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। याद रखिएगा, शहरी जीवन की जो शुरुआत है वो मेसोपोटामिया में हुई थी। एक नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पे तैयार होता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता मतलब बहुत ही धनी व्यक्ति हुआ करते थे ये। शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया इतना प्रसिद्ध क्यों है? तो यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो काफी धनवान हुआ करते थे, पैसे वाले हुआ करते थे। और इस शहर के अंदर जो शहरी जीवन था ना, जो शहर का स्टाइल होता है, जो आज के समय में आप देखते हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तमिलनाडु, ये सब के अंदर जो शहर का स्टाइल है ना, ये उस समय मेसोपोटामिया के अंदर था। हाँ ठीक है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हाई नहीं रही होगी, लेकिन शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता से हुआ। इनका साहित्य तो बहुत ही फेमस है, यहाँ का जो गणित है वो बहुत ही फेमस था, खगोल विद्या बहुत फेमस है। तो ये मेसोपोटामिया के अर्थ और मेसोपोटामिया के बारे में था। अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत के बारे में। हमें मेसोपोटामिया की जानकारी जो है वो इतिहास में कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आजकल के समय में तो ये सभ्यता है नहीं और ये सभ्यता पूर्ण रूप से उपट चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। तो हमें पता कैसे चला इस सभ्यता के बारे में? तो इस सभ्यता के बारे में हमें पता चला इनकी इमारतों से, इनके बनाए गए मूर्ति से, इनके द्वारा इंसानों को जो धरती में गाड़ा जाता था कब्र से, इनके द्वारा बनाए गए आभूषण से, इनके द्वारा बनाए गए औजार से, मुद्रा से, मिट्टी के पट्टिकाओं से। मिट्टी का पट्टिका जो हुआ करता था उस समय, उस पे लेख लिखा जाता था, कुछ भी लिख के लोग उसको लंबे समय तक रखते थे। तो ये जो लिखित दस्तावेज है ना, इसके माध्यम से हम लोग को पता चला कि हम लोगों के सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता हुआ करता था जिसका नाम है मेसोपोटामिया। और वो अभी के समय में तो गणराज्य के देश के गणराज्य, अभी के समय में वो ईरान गणराज्य के अंदर पड़ता है। ईरान अभी के वर्तमान समय में एक देश है और इस देश के अंदर दो नदियां हुआ करती थी, दजला और फरात। इसी के जो बीच का जमीन था ना वो बहुत ही उपजाऊ था, बहुत ही उस पे अच्छी खेती होती थी, इसीलिए इसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं।
अगला पॉइंट हमारा कहता है मेसोपोटामिया की भाषा, लैंग्वेजेज क्या क्या थी मेसोपोटामिया के अंदर। तो इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा, उसके बाद अक्कदी भाषा और बाद में अरामाइक भाषा बोली जाती थी। सबसे पहले अगर हम मेसोपोटामिया, अब देखिए मेसोपोटामिया कोई सभ्यता है तो कोई ना कोई तो भाषा यहाँ पे बोला जाता रहा होगा ना, किसी ना किसी तरीके से तो ये लोग आपस में बात करते रहे होंगे, या इतने बड़े बड़े जमींदार लोग थे वहां पे, इतने बड़े पूंजीपति वाले लोग थे, तो व्यापार भी करते थे, एक जगह से दूसरे जगह तक जाकर व्यापार करते थे। तो ये कौन से भाषा का उपयोग करते थे? तो सबसे पहले ये सुमेरियन भाषा का उपयोग करते थे, उसके बाद अक्कदी भाषा, इसके बाद लास्ट में यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाने लगी? अरामाइक भाषा बोलने जाने लगी। अब यहाँ पे 1400 ईस्वी से पूर्व, मतलब 1400 ईस्वी से पहले की बात करें तो धीरे धीरे क्या हुआ, अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ था। अरामाइक जिसकी बात हमने लास्ट में किया है, जो सबसे लास्ट में यहाँ पे अरामाइक भाषा बोला जाने लगा, तो ये 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे, मतलब उससे पहले से धीरे धीरे इनके क्षेत्र में बोला जाने लगा। यह हिब्रू भाषा से मिलता है। ये जितने भी भाषा मैंने आपको बताया है, चाहे वो सुमेरियन हो या फिर अक्कदी हो या फिर अरामाइक हो या फिर हिब्रू हो, ये सब एक प्रकार का भाषा है, एक प्रकार का लैंग्वेज है। तो इनका जो अरामाइक भाषा था वो हिब्रू भाषा से मिलता जुलता था। 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोला जाने लगा। मतलब 1000 ईसा पूर्व के बाद, शुरुआत कब से हुआ? 1400 ईसा पूर्व से, और 1000 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ, यह वो बहुत ही अच्छे तरीके से फैल गया ये भाषा, और सब इसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे। आज भी इराक के कुछ भागों में यही भाषा बोला जाता है। कौन सा भाषा? अरामाइक। इराक गणराज्य ही तो है वहां का, मेसोपोटामिया का जगह। अभी के वर्तमान समय में तो वो इराक में ही पड़ता है, तो वहां के कुछ हिस्सों में आज भी कहा जाता है कि अरामाइक भाषा बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। स्थिति कहने का मतलब है कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता था उसके आसपास कैसा जगह था और वर्तमान समय में वो कहाँ पे है। तो देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो आजकल इराक देश के अंदर का हिस्सा है, इराक गणराज्य का हिस्सा है। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। जहां पे मेसोपोटामिया सभ्यता था उसके दक्षिण भाग में जो जगहें थी उसे हम सुमेर और अक्कद के नाम से जानते हैं। बाद में इसी भाग को, जो सुमेर और अक्कद भाग इसके दक्षिण साइड में था, इसी भाग को आगे बेबीलोनिया कहा जाने लगा। याद रखिएगा, इनके दक्षिण भाग में जो सुमेर और अक्कद जगह था, आगे चल के इसका नाम बदल के बेबीलोनिया हो गया। इसके उत्तरी भाग में असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया था और इसी कारण से इसे हम असीरिया कहते हैं। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे बात मेसोपोटामिया के सभ्यता की हो रही है तो इसके भौगोलिक स्थिति की जब बात आएगी तो दक्षिणी भाग को हम बेबीलोनिया कहते हैं और उत्तरी भाग ऊपर के ऊपर असीरियाइयों ने कब्जा कर रखा था, उसने अपना हुकूमत दबा रखा था, इसीलिए इसे हम असीरिया कहते हैं। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण जो है, मतलब शहरों का निर्माण जो है, वो 3000 ईसा पूर्व से पहले ही से शुरुआत हो गया था। और इसके अंदर उरूक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर हुआ करते थे। मेसोपोटामिया के सभ्यता की अगर बात कर ले तो उरूक, उर, मारी, ये सब इसके शहरों के नाम हुआ करते थे। जैसे हम अपने भारत देश के अंदर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ बोलते हैं ना, तो उस समय जो मेसोपोटामिया सभ्यता था उसके प्रमुख शहर हुआ करते थे ये। यहाँ स्टेपी घास के मैदान थे। स्टेपी कहने का मतलब है समतल घास का मैदान होना, जहां पे जानवर अच्छे तरीके से पशु को खिला सके या फिर जानवर अपना भोजन ग्रहण कर सके। पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन था। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते थे? पशुओं को पालते थे। यहाँ कृषि, पशुपालन, व्यापार, आजीविका के विभिन्न साधन हुआ करते थे। लोग व्यापार भी करते थे, लोग खेती भी करते थे, लोग पशुपालन भी करते थे। कहाँ के लोग? मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर आने वाले लोग। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ के उरूक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है। मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पता कैसे चला, तो मेसोपोटामिया के सभ्यता के बारे में इसकी इमारत से पता चला, इसके द्वारा लिखी गई पट्टिकाओं से पता चला, इसके द्वारा मिले गए अवशेष से पता चला, इसके द्वारा बनाए गए मंदिर से पता चला। तो देखिए यहाँ के जो लोग थे ना, वो क्या करते थे, जब यहाँ पे खुदाई हुआ तो एक शहर का नाम था उरूक,
उर, मारी, ये सब तो इसके प्रमुख शहर थे। तो यहाँ पे एक स्त्री का शीर्ष मिला है, मतलब एक महिला का सर टाइप का कुछ मिला है, जो सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। संगमरमर तो आप समझते हैं ना, सफेद कलर के संगमरमर को तराश कर इस महिला के सर को बनाया गया था और इसी का नाम था वारका शीर्ष। याद रखिएगा, वारका शीर्ष 1 नंबर के लिए 100% है कि यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वारका शीर्ष किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे उरुक जो मेसोपोटामिया का प्रमुख शहर हुआ करता था, उस शहर के अंदर एक स्त्री का सिर मिला जो संगमरमर के पत्थरों को तराश कर बनाया गया था और इसी महिला के सिर को हम वारका शीर्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। उस समय जो मेसोपोटामिया का इन्होंने शहर बनाया वो कोई नॉर्मल शहर नहीं था, उसमें काम का बंटवारा था। जिस व्यक्ति को जिस तरह का काम आता था ना, उसे उस तरह का काम मिलता था। इसके अलावा उनका समाज जो था वो बहुत ही बेहतरीन था, समाज का जो संगठन था वो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया। इसके अलावा उन्होंने अपने शहर की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिकल सिस्टम था, उसको बहुत मजबूत करके रखा था। यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, खाद की कोई कमी नहीं थी, अनाज का कोई कमी नहीं था। जो जितना खा सके, जितने दिन तक खा सके, उतना वहां पे अनाज उपलब्ध था। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि दजला और फरात के बीच का जो जमीन था वो बहुत उपजाऊ था, तो वो खेती बहुत अच्छे तरीके से करते थे, इसलिए उनके पास खाद्यान्न की कोई कमी नहीं थी, भोजन की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो खनिज की कमी थी, उनके पास खनिज नहीं था, संसाधनों का अभाव था। और इसको पूरा करने के लिए वो तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों को व्यापार किया करते थे। मतलब जो चीज इनके पास नहीं था ना, उसके लिए वो तुर्की चले जाते थे, नदियों के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से व्यापार करते थे। व्यापारी वर्ग के भी लोग तो थे इसके अंदर, तो ये वहां से खनिजों को अपने यहाँ ले आते थे और अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते थे। इसके अलावा यहाँ व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छा था। व्यापार कहने का मतलब है बिजनेस करने के लिए परिवहन व्यवस्था क्या होता है, मतलब आने जाने के लिए सड़क हो गया या फिर पानी का मार्ग हो गया, ये व्यवस्था इन्होंने बहुत अच्छा कर लिया था। फरात नदी जो था उस पे व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध था। दजला और फरात नदी मैंने आपको बताया है, तो जो फरात नदी था ना, उससे पूरा विश्व में व्यापार किया जा सकता था। इतना बड़ा नदी था और इतना अच्छा नदी था कि उससे ना पूरे विश्व का रूट जुड़ता था। तो लोग क्या करते थे, उसी नदी से जाके अपना व्यापार करके फिर वापस अपने मेसोपोटामिया के शहर में आ जाया करते थे। शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब, लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास हुआ, क्योंकि ये लोग तो व्यापारी भी थे, तो व्यापारी लोगों को तो लिखना जरूरी था ना, हिसाब लिखना जरूरी था, कितना खर्च किया, कितना कमाया। यहीं से यहाँ पे लेखन कला का विकास हुआ, क्योंकि चैप्टर में ही आपने देखा है शुरुआत में ही कि लेखन कला और शहरी जीवन का विकास है। तो अभी तक तो हमने शहरी जीवन के बारे में पढ़ा, लेकिन जब ये व्यापार करने लगे, जब ये दूर दराज तुर्की जाने लगे, वहां से सामानों को खरीद के लाने लगे, तब इनको हिसाब रखना जरूरी लग रहा था। फिर यहां से क्या शुरू हुआ, लेखन कला का विकास हुआ, लिखने की कला का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु। अब यहाँ पे जब लिखने का विकास हो गया तो हम अब यहाँ पे बात करेंगे कि मेसोपोटामिया के अंदर कृषि कैसे होता था और यहाँ की जो जलवायु थी, जो यहाँ का पर्यावरण था, जो यहाँ पे मौसम था, वेदर था, वो कैसा हुआ करता था। तो दजला और फरात नदी, जैसा कि नाम मैंने आपको पहले भी बताया है, इन नदियों के उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही है। अब क्या होता है कि ये दजला फरात जो नदी है ना, ये वहां की उत्तर के साइड जो पहाड़ी हुआ करते थे उसके ऊपर से बहता हुआ आता था, तो वो अपने साथ ना उपजाऊ मिट्टियों को बहाते हुए मेसोपोटामिया के आसपास ले आया करता था, जिससे यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी हुआ करती थी। जब इन नदियों में बाढ़ आती है और इसके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, जब इस नदी में पानी ज्यादा हो जाता था तो इसी पानी से वे अपने फसलों की सिंचाई भी कर लेते थे, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहां पे जमा हो जाता था। जब बाढ़ आता है तो आपको पता है ना कि मिट्टी जमा हो जाता है, अलग अलग जगह का मिट्टी आके एक जगह पे जमा हो जाता है और ये मिट्टी उपजाऊ ज्यादा होती है। तो यही कारण था कि इनके पास खाद्यान्न की कमी नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है यहाँ का रेगिस्तानी भाग जो दक्षिण में स्थित था, मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, जो ददला और फरात नदी के बीच का जगह था, इसके दक्षिण साइड में रेगिस्तान का भाग था। यहाँ भी कृषि की जाती थी, रेगिस्तानी भाग में कृषि किया जाता था और फरात नदी इन रेगिस्तानों में पहुंचती थी। मतलब ये जो फरात नदी थी वो इन रेगिस्तानों से होकर गुजरती थी, छोटी छोटी कई धाराओं में बटकर ये नहरों का काम करती थी। जो पहले
पहाड़ों से बड़ी नदी आती थी, वो आगे जाके छोटी-छोटी नदियों में बँट जाता था, जो एक तरह से नहर का काम करता था और ये रेगिस्तान में भी सिंचाई के एक अच्छे साधन के रूप में काम करता था। और ये सिंचाई का काम करता था, इसीलिए इस जगहों पर जौ, गेहूँ, मटर और मसूर की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से होती थी। आप समझ सकते हैं, यही सब तो मेन खाद्यान्न की चीज़ें होती है ना, भोजन के लिए तो यही चाहिए। गेहूँ चाहिए, जौ चाहिए, मटर चाहिए, मसूर चाहिए और ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से होता था, इसीलिए इनके पास खाद्यान्न की कमी नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। मेसोपोटामिया की जो दक्षिणी खेती थी, जो दक्षिण भाग में खेती होता था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होता था, सबसे ज़्यादा उपज होता था। हालाँकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। वर्षा के ऊपर अगर हम सिंचाई की बात करें तो बारिश कम होती थी, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे नदी था, इस कारण से जब भी उसमें पानी बढ़ता था तो उससे ये अपना सिंचाई कर लेते थे, जिससे इनको पानी की कमी महसूस नहीं होती थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्टेपी क्षेत्र। स्टेपी का मतलब मैंने बताया समतल क्षेत्र, जहाँ पे पशुओं को चारण करने के लिए ले जाया करता थे, मतलब कि पशुओं को चराने के लिए ले जाया करते थे। अब ये पशुपालन का काम यहाँ पे होता था। यहाँ खेती के अलावा भेड़, बकरी स्टेपी घास के मैदान में, पूर्वोत्तरी मैदान में और पहाड़ों की ढालों पर पाली जाती थी। जो लोग पशुपालन करते थे, वो लोग इन्हीं जगहों पे अपने पशुओं को लेके जाया करते थे, ताकि उनके पशुओं का पेट आसानी से भर जाए। और बहुत बड़ा स्टेपी घास का मैदान था, चारागाह का भी कोई कमी नहीं था, पशु आराम से सुखी होकर अपना भोजन ग्रहण करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर। मेसोपोटामिया सभ्यता की अगर हम बात कर लें, शहर की बात कर लें, तो इसका जो सबसे पुराना शहर हुआ करता था वो कौन कौन था? तो इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। ये ऑलरेडी हमने पहले भी बताया था कि 3000 ईसा पूर्व ही मेसोपोटामिया के सभ्यता में शहरों का बनना शुरू हो चुका था। उरुक, उर, मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। उरुक, उर और मारी, ये सब जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर के प्रमुख शहर हुआ करते थे। यहाँ उर नगर में जो नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, उर में नगर नियोजन मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से नालों का निकासी, पानी का निकासी वगैरह नहीं था। गलियां टेढ़ी मेढ़ी एवं संकरी थी, मतलब पतली पतली गलियां गलियां थी। जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। कहाँ पे? उर पे। उड़वासी घर बनाते समय शकुन अपशकुन पर विचार किया करते थे। मतलब होता है ना, जादू टोना सुकून, मतलब शकुन अपशकुन कैसे बनाना चाहिए, कौन से दिशा में बनाना चाहिए, ये सब चीज को लेके उड़ के नगर के जो लोग थे ना, वो बड़ा ध्यान रखते थे। 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की जो ऊर्ध्वारा थी, वो मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। मारी जो नगर मैंने आपको बताया है, वो मेसोपोटामिया जो नगर था उसके राजधानी के रूप में जाना जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। मारी एक ऐसा शहर था जिसमें ज्यादातर क्या होता था? व्यापार होता था, बिजनेस होता था। इसके कारण यह बहुत समृद्ध था, बहुत धनवान था। आपको पता है जिस शहरों में व्यापार ज्यादा होता है वहां पे लोग धनी होते हैं। इसके अलावा ये खुशहाल भी थे। यहाँ जर्मलियम का राजमहल मिला है और एक मंदिर भी मिला है। यहाँ पे एक राजमहल टाइप का मिला है जो वहां के राजा का हुआ करता होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो खुदाई के दौरान मिला है मेसोपोटामिया में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, प्राचीनतम नगर में उरूक, उर और मारी जो हैं वो मेसोपोटामिया सभ्यता के सबसे प्राचीनतम नगरों में से जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे लेखन कला के बारे में। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई, मिट्टी के ऊपर पहले लोग लिख के ना उसको सुखा के रखते थे, तो जो पहली पट्टिकाएं पाई गई है मेसोपोटामिया सभ्यता के खुदाई के दौरान, वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। 3200 ईसा पूर्व पहले की ये पट्टिकाएं हैं। आप सोच सकते हैं कि ये सभ्यता कितना पुराना है। और इसके अलावा इस पर सरकंडे की तीखी नोक से किलाकार लिपि में लिखा जाता था। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जो करेरी आता है, हम लोग के यहाँ भी पहले करेरी से लिखा जाता था, उसको इंक में डुबा के कागज पे लिखा जाता था, तो इसी से लिखा गया है। लेकिन इस पे जो लिखने की जो लैंग्वेज है ना, वो किलाकार लिपि है। याद रखिएगा, 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामियन सभ्यता में जो पुरानी पट्टिकाएं मिली है जो लगभग 3200 ईसा पूर्व की थी, उस पर किस भाषा में लिखा गया है या फिर किस लिपि में लिखा गया है? तो आप बताएंगे किलाकार लिपि के ऊपर उस पट्टिकाओं पे लिखा गया था। इन पट्टिकाओं को लोग धूप में सुखा लेते थे ताकि ये लंबे समय तक चल सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लेखन प्रणाली की विशेषताएं। लेखन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं थी? तो देखिए, ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था।
वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। इनको लिखने में जैसे हम आज हिंदी लिखते हैं तो अ, आ, ई कितने सारे स्वर और उसमें व्यंजन होते हैं ना, ऐसे ही इनका जो किलाक्षर था या फिर किलाकार लिपि था उसमें भी कई सारे स्वर और व्यंजन का उपयोग किया जाता था इनके लिखने के लिए। अलग-अलग ध्वनि के लिए, अलग-अलग चीज़ों को बोलने के लिए अलग-अलग चिन्ह हुआ करता था, जिसके कारण लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। जो इस भाषा को सीखना चाहता था ना उसको कई प्रकार के चिन्हों को सीखना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारे चिन्ह हुआ करते थे, तब जाके इन भाषा का ज्ञान हो पाता था। सूखने से पहले इन गीली पट्टी पर लिखना होता था। पहले तो पट्टियां बनाई जाती थी और सूखने से पहले इन पट्टियों पे लिख लिया जाता था और बाद में धूप में सुखा के इसको लंबे समय तक संभाल के रखा जाता था। लिखने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। जो व्यक्ति इन पट्टिकाओं पे लिखता था वो काफी कुशल होना चाहिए था, उसको इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए था कि कैसे किन चीजों को लिखा जाता है। इसमें भाषा विशेष की ध्वनियों की दृश्य रूप से देना होता था, मतलब एक दृश्य रूप देना होता था। जो भी हम लिख रहे हैं उसको भाषा के रूप में बोलने के लिए, जैसे अगर एक कागज पे हमने लिखा है कि राम एक लड़का है तो उसे देख देख के अगर हम बोलना चाहते हैं तो वो हमारे ध्वनि के रूप से बोला जाएगा ना। तो इन चीजों के लिए वहां पे इसको एक दृश्य रूप देना पड़ता था, बड़े ही साफ स्पष्ट शब्दों में लिखना पड़ता था ताकि वो आसानी से इन चीजों को ध्वनि दे सके। पॉइंट हमारा कहता है कीलाकार, जिसे हम क्यूनिफॉर्म भी कहते हैं। यह लातिनी शब्द क्यूनियस, जिसका अर्थ होता है छुटी, या फॉर्मा, जिसका अर्थ आकार होता है, इससे मिलकर बना है। याद रखिएगा कीलाकार जो है जिसे हम क्यूनिफॉर्म कहते हैं, यह लातिनी शब्द है क्यूनिस, जिसका अर्थ होता है आकार। तो आप याद रखिएगा ये कीलाकार के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं काल गणना, मतलब समय को वो कैसे गिनते थे। जैसे आज हम कह रहे हैं कि 5 बज रहा है, 4 बज रहा है, या 2024 है, 2018 है, 2015 में ये हुआ, 2022 में 19 में ये हुआ। तो वो उस समय समय को कैसे गिनते थे? काल की गणना, काल का मतलब होता है समय। समय की गणना कैसे करते थे? तो पहला पॉइंट इसमें कहता है काल गणना और गणित की विद्वानपूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। मेसोपोटामिया में बड़े अच्छे गणितज्ञ हुआ करते थे। उनकी गणितज्ञ के कारण ही तो मेसोपोटामिया इतना प्रसिद्ध है। उनके खगोल विज्ञान के कारण ही तो मेसोपोटामिया इतना प्रसिद्ध है। तो उनकी जो काल के गणना करने की क्षमता थी वो बहुत ही अव्वल किस्म की थी। इस सभ्यता ने लोगों को गुना, भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज आदि से परिचित थे। इस सभ्यता के जितने भी लोग थे ना उनको गुना करने आता था, भाग करने आता था, वर्गमूल करने आता था, चक्रवृद्धि ब्याज करने आता था। इन सभी चीजों से वो लोग पहले से परिचित थे। हम लोग कहते हैं कि इसने आविष्कार किया, उसने आविष्कार किया, हमने ऐसे देखा, हमने वैसे देखा। नहीं, ये 3200 ईसा पूर्व से पहले से ये सारी चीजें हो रखी है और लोग इसका उपयोग कर चुके हैं। काल गणना के लिए यहाँ के लोग एक वर्ष में 12 महीने में, एक महीने का 4 हफ्तों में, एक दिन में 24 घंटा और 1 घंटे में 60 मिनट में विभाजन किया था। उस समय की बात हम कर रहे हैं, जिस सभ्यता के बारे में हम जानते नहीं है। इनका भी 12 महीनों का एक साल हुआ करता था। एक महीने में 4 हफ्ते हुए करते थे आज की तरह, और एक दिन में 24 घंटा हुआ करता था और 1 घंटे में 60 मिनट हुआ करता था। उस समय इनके पास सोचिए इनका गणित कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा होगा, कितना अच्छे तरह से उन्होंने कमांड किया होगा अपने खगोल विज्ञान पे, काल गणना पे, गणित पे, वर्गमूल पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे, जोड़ पे, घटाव पे, गुना पे। ये मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत जितने भी लोग रहते हैं सबका पकड़ था इन सारी चीजों के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार। तो देखिए मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार में पहला पॉइंट है वे जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए वो भी शहर थे। मंदिर के चारों ओर विकसित करके एक शहर बनाया गया। एक ऐसे शहरों का निर्माण किया गया जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुआ। जैसे कि मैंने मारी के बारे में आपको बताया, एक व्यापारी केंद्र का शहर था। और शाही शहर जिसमें राजा जैसे या बड़े बड़े साहूकार या बड़े बड़े व्यापारी लोग रहते थे। तो 3 प्रकार के यहाँ पे शहर आपको देखने को मिलेगा। एक तो मंदिर के चारों ओर शहर का निर्माण हुआ। दूसरा व्यापार के केंद्र के चारों ओर शहर का निर्माण हुआ। और एक हुआ शाही शहर जहाँ पे बड़े धनवान अमीर लोग रहा करते थे। पॉइंट हमारा कहता है शहरीकरण, नगरों की बसावट। ये भी वीवीआई पॉइंट रहेगा कि शहरीकरण और वहां के नगरों की बसावट कैसी थी। तो देखिए शहर
और नगर, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे रहते थे। ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पे भारी संख्या में लोग रहा करते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप आप कह सकते हैं, फल स्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। खेती को छोड़ के और कृषि को छोड़ के अगर कोई और आर्थिक कारण, आर्थिक क्रिया के माध्यम से अगर वहां पे पैसे कमाए जा रहे हैं, जैसे उद्योग लगाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, मशीनरी लगाई जा रही है, तो ऐसे जगहों पे लोग अपने आप इकट्ठा होने लगते हैं और धीरे धीरे ऐसे ही जगह क्या होता है, शहरों में बदल जाता है। जहाँ पे लेकिन खेती होगा वहां पे लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, वहां पे लोग जाके नहीं बसते हैं, क्योंकि आज भी खेती को लोग सबसे बेकार काम समझते हैं। जबकि ये पता ही नहीं है कि खेती ही एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण आपको 2 टाइम का भोजन मिल रहा है। अगर भोजन ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा शहर का, और क्या फायदा फ्लाइट का और कार का और एसी का, और बेकार है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जीवन में क्या है, सबसे पहले तो हमें भोजन चाहिए। शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका मिलता था। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते थे। वे नगर के लोग भी तो गांव पे ही निर्भर करते थे। शहर में कोई खेती कर सकता है क्या? उनके लिए तो गांव के लोग ही खेती करते थे, वहीं से सामान आता था, इससे शहर के लोग अपना भोजन का काम चलाते थे। गांव के लोग खेती वगैरह करते थे, वही आपस में लेन देन होता रहता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरी क्रियाकलाप से गांव के लोग जुड़े रहते हैं। गांव के लोगों के ऊपर ही शहर की आर्थिक व्यवस्था जो है वो निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है शहरी जीवन की विशेषताएं। तो देखिए, शहरी जीवन की विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट है, शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता था, कामों का बंटवारा होता था। जिस व्यक्ति को जिस तरह का काम चाहिए उन्हें वो काम आसानी से मिल जाता था। इसके अलावा विभिन्न कार्य से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते थे। लेन देन कहने का मतलब है, कहीं पे चावल उग रहा है, कहीं पे दाल उग रहा है, कहीं पे आलू उग रहा है, तो ऐसे में लोग आपस में लेन देन करके सारी जरूरतों की चीजों को पूरा कर लिया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है शहरी विनिर्माणकर्ताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरत की चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती थी। कभी कभी ईंधन की जरूरत हो तो वो अलग जगह से आता था, धातु की जरूरत होती थी तो वो कहीं और से आता था। क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर खनिज का अभाव था, वहां पे खनिज नहीं था। खाद्यान्न बहुत था, अनाज बहुत था, लेकिन खनिज नहीं था, तो ये तुर्की वगैरह से अपना व्यापार करके इन चीजों को मंगवाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही। माल कहने का मतलब है किसी प्रकार का सामान, जैसे गेहूं हो गया या कोई पत्थर हो गया या लकड़ी हो गया या किसी अन्य प्रकार की चीजें जो खरीद बिक्री के लिए उपयोग होता था। तो मेसोपोटामिया के शहर में आता कैसे था और फिर मेसोपोटामिया के शहर से वो बाहर के देशों में जाता कैसे था? तो देखिए, मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन चाहे जितने भी समृद्ध रहे, मतलब खाद्य संसाधन कहने का मतलब अनाज में ये बहुत संपन्न थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, खनिज संसाधन का अभाव था। खनिज इनके पास नहीं था। मेसोपोटामिया के अंदर खनिज का बहुत ही मतलब कमी था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। जहां पे मेसोपोटामिया की हम बात कर रहे हैं तो मेसोपोटामिया में अनाज बहुत था, लेकिन खनिज की कमी थी। वहीं पे दक्षिण में अनाज ही नहीं था और इनके पास खनिज बहुत था। तो ये लोग आपस में बैलेंस करने के लिए तालमेल बैठा लिए कि भाई हम तुम्हें अनाज देंगे, तुम हमें खनिज दो। वो कहता था ठीक है, हम तुम्हें खनिज देंगे, तुम हमें अनाज दो। तो दोनों का काम इस प्रकार से चलता रहता था। इराकी खजूर, इराक का जो खजूर था वो बहुत फेमस है। पोपलार की पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के लिए जो पहिए बनते थे उसके लिए लकड़ी इंपॉर्टेंट है, नाव बनाने के लिए लकड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अब क्या होता था, खजूर की जो लकड़ी होती है ना, उससे किसी भी प्रकार के आप फर्नीचर को नहीं बना सकते हैं। खजूर की लकड़ी इतना कुछ खास कारगर होता नहीं है जिससे आप फर्नीचर वगैरह बना सको। और इराक के पास क्या था, तो खजूर का पेड़ था, पोपलार का पेड़ था, जिससे ना तो या तो पहिया बनाया जा सकता था, ना ही नाव बनाया जा सकता था। तो इनके लिए बेकार लकड़ियां थी। तो औजार, पात्र हो गया, गहने बनाने के लिए कई प्रकार की धातु जो जिसकी जरूरत होती थी वो वहां पे उपलब्ध नहीं था। कहाँ पे, मेसोपोटामिया, जो वर्तमान समय में इराक गणराज्य के अंतर्गत आता है। और ये जगह था दजला और फरात नदी के बीच का जगह। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मेसोपोटामियाई लोग जो है वो संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा,
चांदी, सोना, सीपी, सीपी का मतलब सीप, ये सब विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहाँ से लाते थे? तुर्की से लाते थे, ईरान से लाते थे। अब देखिए ईरान और इराक में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो ईरान में नहीं है, इराक में है, और ईरान एक अलग गणराज्य है, एक अलग देश है। या फिर ये इन सब चीजों को लाने के लिए खाड़ी पार के देशों में चले जाते थे व्यापार करने, और वहां से ये सारी चीजें लेके आते थे। इसके बदले में वो उनको कपड़ा, कृषि और अन्य चीजों को देते थे, और उनसे वो खनिजों को वापस ले लेते थे। हम बात करेंगे परिवहन के बारे में। परिवहन का सबसे आसान और सस्ता साधन जलमार्ग था। उस समय पानी के माध्यम से ही ज्यादातर लोग व्यापार करते थे, या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक जाया करते थे। मेसोपोटामियाई शहरों के लिए जलमार्ग सबसे प्रमुख साधन होने का कारण था। सबसे प्रमुख साधन उस समय मेसोपोटामिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ जल को माना जाता था। मेसोपोटामिया के मंदिर की अगर हम बात कर ले, तो मेसोपोटामिया के कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह थे, मतलब आम जैसे घर बनाए जाते थे ना, ऐसे ही मंदिरों का निर्माण होता था। अंतर केवल इतना हुआ करता था कि मंदिर की जो बाहरी दीवारें थी, उनसे पता चलता था कि ये मंदिर है। जो कुछ खास अंतराल के भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। उर उर का मतलब, उर शहर के बारे में मैंने आपको बताया था, जो मेसोपोटामिया के अंदर था। इसका मतलब होता है चंद्र। चंद्र एवं इन्नाना, इसको प्रेम की देवी कहते थे और युद्ध की देवी कहते थे। उस समय आपको ऐसी ही चीजें मिलेंगे कि प्रेम के देवता हो गए, ये युद्ध के देवता हो गए। तो इन तरह की चीजों के ऊपर ना उस समय के शहरों के नाम रखे जाते थे। जो मंदिरें बनाई जाती थी ना, वो कच्ची ईंटों से बना हुआ करता था। जो मंदिर का निर्माण हुआ था मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर, वो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। और इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थान था। अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं का पूजा होता था। जैसे उर जो चंद्र देवता थे, और इन्नाना जो प्रेम की देवी और युद्ध की देवी थी, तो इनका भी पूजा होता था उस समय। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे, और समय के साथ ये बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों की चारों ओर कई कमरे बने होते थे। मंदिरों के चारों तरफ कई अलग अलग तरह के कमरे बनाए जाते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर जो थे वो साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, मतलब जैसा घर होता था वैसा ही मंदिर हुआ करता था, क्योंकि मंदिर किसी भी देवता का घर ही होता है, तो इसीलिए उसे घर के तरह बनाया जाता था। मंदिरों की जो बाहरी दीवारें थी वो खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। इससे पता चलता था कि ये घर नहीं है, ये मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मेसोपोटामिया के शासक, यहाँ के राजा की बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया के अंदर। तो समय का यह विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया था, और वहां यह रोम तथा इस्लाम की दुनिया के बाद के मध्य युग यूरोप में पहुंचा। देखिए मेसोपोटामिया के शासक की बात कर ले तो कहा जाता है कि सिकंदर के उत्तराधिकारी हो, जो रोम से आए थे, या फिर इस्लाम के उत्तराधिकारी हो, या जो इसी कारण से यह यूरोप तक पहुंच पाया था। गिल्स गेमिस जो था उरुक नगर का शासक हुआ करता था। याद रखिएगा, उरुक नगर का शासक के रूप में अगर नाम आपसे पूछा जाए, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा गिल्ग गेमिस नाम था उरुक शहर के शासक का। महान योद्धा था, बहुत ही महान योद्धा था, जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। जितना भी आसपास के प्रदेश थे, राज्य था, देश था, सबको अपने अंदर वो जीत लिया था। असीरियाई शासक असुर बेनीपाल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवाकर 99 में एक पुस्तकालय स्थापित किया था। देखिए 99 एक जगह का नाम है जहां पे इन्होंने एक पुस्तकालय का निर्माण किया था। एक और नाम है नेबुपोलास्कर। इन्होंने 625 ईस्वी पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्त करवाया। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो असीरियाई आधिपत्य था वो बेबीलोनिया के ऊपर था। तो 625 में एक शासक हुए जिन्होंने इसको मुक्त करवाया, आजाद करवाया। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा, एक शहर बना रहा। नैबोनिड्स स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था, ये याद रखिएगा। नैबोनिड्स जो था वही स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। इसके बाद इसके ऊपर दूसरे दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ये मेसोपोटामिया के शासक के बारे में था, क्योंकि उर हो गया, उरूक हो गया और मारी हो गया, ये इसके प्रमुख शहर थे। तो इसके शासक के बारे में ही हमको जानना था।
प्रकार से आपने देखा एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 1 लेखन कला और शहरी जीवन राइटिंग आर्ट्स एंड अर्बन लाइफ। इसके नोट्स यहाँ पे समाप्त हो गए। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।